गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो आज हम हमारा बचा हुआ टॉपिक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का 1.7 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस चालू करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको दो चीज समझाना चाहता हूं। कमर्शियल और नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंस। वैसे तो आप सबको पता ही होगा, कमर्शियल मतलब मेन होता है जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं? जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करती है। वेयरएज आपकी जो नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या, उनका जो बेसिस होता है काम करने का वो क्या होता है? सोशल वर्क के लिए काम करती हैं वो। फॉर एग्जांपल सोशल वर्क के लिए, चैरिटेबल वर्क के लिए या फिर एजुकेशनल पर्पस के लिए। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं? एजुकेशन पर्पस, हेल्थ पर्पस, मतलब कोई भी इन जनरल सोशल वर्क करती है वो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। Organizations can be classified as commercial and non-commercial on the basis of interest they have. A commercial organization has profit as its main aim. मैंने आपको बताया जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन मोटिव क्या रहेगा? प्रॉफिट कमाना। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट कमाएंगे तभी अपनी जो मार्केट प्लेस है, जो अपनी मार्केट प्लेस है इंडस्ट्री में, वो स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। वी कैन फाइंड मेनी ऑर्गेनाइजेशन अराउंड अस which do not have any commercial objective of making profits। मतलब ये वो उन ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। हाँ, their genesis may be for social, charitable or educational purposes. Examples of non-commercial organizations can be the Institute of Chartered Accountants of India, जो हमारा खुद का इंस्टीट्यूट है, the ICI, the Institute of Chartered Accountant of India। वो क्या है? वो एक नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? क्योंकि वो क्या प्रोवाइड करवाता है? एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है। वो मेंबर्स से एक छोटा सा मेंबरशिप फीस लेता है, बट उसके बदले भी उन्हें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। मतलब उनके पास जो फंड आ रहा है वो उसका मिसयूज नहीं करते, उसका यूटिलाइज करते हैं। किस पर्पस के लिए? या तो एजुकेशन के लिए, मेंबर्स की एजुकेशन के लिए, या फिर स्टूडेंट्स की एजुकेशन के लिए। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सच एज हेल्पेज और चाइल्ड रिलीफ एंड यू, मतलब कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे हेल्पेज, मतलब जो भी आपके ओल्ड एज पीपल्स हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं, या फिर चाइल्ड रिलीफ मतलब जो भी चाइल्ड के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी सेंस में हो, उन्हें क्या कहेंगे? नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कोई भी चीज़ कर रहे हो आप, किसी पेटा जो है ऑर्गेनाइजेशंस, वो एनिमल्स के लिए वेलफेयर सोसाइटी है, तो वो क्या हुई? नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, ह्यूमंस, एनिमल्स के लिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं, सोशल वर्क करना है, उसे क्या कहेंगे? नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। The main aim is to provide services to members, beneficiaries और public at large। मतलब इनका जो मेन मोटिव क्या है? जैसे ICI का मेन मोटिव क्या है? प्रोवाइड सर्विसेज टू मेंबर्स, बेनिफिशियरीज और पब्लिक एट लार्ज। मतलब और जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन है, चाइल्ड रिलीफ, उनका क्या है ऑब्जेक्टिव? टू प्रोवाइड रिलीफ टू पब्लिक एट लार्ज। मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आपकी हेल्प पेज है, वो क्या करती है? रिलीफ प्रोवाइड करवाती है एज अ होल पब्लिक को कंप्लीटली। A non-commercial organization comes to existence to meet the needs not met by business enterprise. These organization may not have owners in true sense। मतलब जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनका मेन मोटिव क्या होता है? आपको सोशल वर्क, सोशल हेल्प करना। और इसमें वो क्या करते हैं? ये वो चीज़ें परफॉर्म करती है जो नॉर्मल बिजनेस एंटरप्राइज, मतलब जो कमर्शियल एंटरप्राइजेस होते हैं, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो फुलफिल नहीं कर पाती। जैसे कि कोई भी आप मान लीजिए कोई कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, मान लीजिए ब्रेड बना रही है कोई कंपनी, अक्षय पात्र आपने सुना होगा, अक्षय पात्र फाउंडेशन करके। वो क्या करती है? 8 रुपए में सिर्फ खाना खिलाती है। किनको? जो नीडी हैं, जो नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि उनके लिए 8 रुपए देना ईजी है, और वहीं उनको पूरा भरपूर खाना मिल रहा है जो आपका पूरा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से युक्त है। These organization may not have owners in true sense। एक मेन इंपॉर्टेंट बात है, जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, उसका एक इंपॉर्टेंट कोई मालिक होता है, बट नॉट फॉर नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनका मालिक नहीं होता। एज अ कम्युनिटी, एज अ होल मिलके कोई एक पर्टिकुलर काम करती है जो कि सोशल
वर्क होता है। The strategic management process is being used effectively by countless non-profit governmental organizations. Many non-profit and governmental organizations outperform private firms and corporations on innovation, motivation, productivity. मतलब जो प्रोसेस है, जो आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस है, वो इफेक्टिवली कौन यूज कर रहा है आजकल? नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस ज्यादा यूज कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस का मेन मोटिव क्या है? सोशल हेल्प करना। तो उस कंडीशन में वो लॉस नहीं खा सकती। और मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंस बताया था स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का कि आगे इन फ्यूचर जो आपके लॉस होने वाले हैं उन्हें क्या करता है? वो कम करने की कोशिश करता है। तो जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एज अ अपनी कंपनी में यूज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट उनके लिए इम्पॉर्टेंट फीचर है। Many non-profit and governmental organizations outperform private firms. बहुत सारी ऐसी नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस है जो आउट परफॉर्म कर देती है कमर्शियल फर्म्स को। क्यों कर सकती है ये? क्योंकि वहाँ जो एम्प्लॉयज होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा जो होते हैं डिवोटी टाइप्स के होते हैं। क्योंकि कोई एम्प्लॉय है, मान लीजिए वो कोई आईआईटी है मुंबई से, आईआईटी बॉम्बे से किसी ने आईआईटी कर रखी है, वो सोशल वर्क करना चाहता है। क्योंकि उसने पैसा अपनी कंपनी में कमा रहा है, तो वो अपना मोटिवेशन वहाँ लगा के इनोवेशन कर सकता है ताकि आपके ह्यूमन रिलेशन बन सके और प्रोडक्टिविटी की जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी उसकी अच्छी हो सके। Compared to for-profit firms, non-profit and governmental organizations often function as a monopoly, produce a product or service that offers little or no measurability of performance. मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? वो एक तरह से मोनोपोली क्रिएट कर देती है। मोनोपोली गुड सेंस में क्रिएट करती है। जैसे कि जो दुकानें होती हैं जिस पे राशन मिलता है बहुत ही कम अमाउंट पे, मिनिमल अमाउंट पे, जैसे 5 रुपीज़ kg आपको शक्कर मिलेगी, तो वो क्या है? एक मोनोपोली क्रिएट होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ एक एरिया में एक ही दुकान रहेगी। तो वो इन द सेंस मोनोपोली इसमें अच्छे में कहा गया है। क्यों? क्योंकि हर जगह आप वो दुकान नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि उसमें भी मेल प्रैक्टिसेस होंगी, उसमें भी मिसयूज होगा चीज़ों का। तो एक दुकान लगाएंगे तो उसको जो फंक्शनिंग है उसकी वो भी इजी हो सकेगी और उसकी कंट्रोलिंग भी इजीली हो सकेगी। एंड आर टोटली डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड फाइनेंसिंग। वो आपको पता ही है, जो नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो टोटली आउटसाइड फाइनेंसिंग पर डिपेंड होती है। क्यों? क्योंकि वो जब काम करते हैं तो उससे कोई प्रॉफिट ही नहीं कमाते। उनका मेन मोटिव क्या है? सोशल वर्क, चैरिटेबल वर्क, हेल्प करना। Thus, face a challenge in getting the right amount of funds to keep functioning because the profits are not the motive. तो उनका मेन जो एक चीज़ है इम्पॉर्टेंट उसके लिए क्या है? उनको getting the right amount। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रॉफिट नहीं है। आपको चीज़ बता चुका हूँ, प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई भी फर्म, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसको फंक्शन करने में दिक्कत आएगी। Especially for these organizations, strategic management provides an excellent vehicle for developing and justifying requests for financial support. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। स्पेशली फॉर दीज ऑर्गेनाइजेशंस मतलब नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक एक्सीलेंट व्हीकल है। क्यों है? क्योंकि ये इन फ्यूचर, ये पहले ही पैसा नहीं कमाते और मान लीजिए बाय चांस इन फ्यूचर जो इन्होंने पैसा किन्हीं ने इन्हें दिया है वो ये लगाते हैं और इन फ्यूचर इन्हें लॉस हो जाता है। तो इसके लिए इनका जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूज करना सबसे ज़रूरी व्हीकल है इनके लिए। क्यों? ताकि इनको फाइनेंशियल सपोर्ट जो मिल रहा है वो वेस्ट नहीं जाए। Educational institution are using strategic management techniques and concepts more frequently. Richard Syart, president of Carnegie Mellon University, says, "I believe we do a far better job of strategic management than any company I know." तो ये एक फिलोसोफर है, उन्होंने कहा है कि जो एजुकेशन है उसमें भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूज हो सकता है। और उन्होंने ये तक कहा है कि आई बिलीव वी डू अ फार बेटर जॉब ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट देन एनी कंपनी आई नो। मतलब आप जो भी कंपनी मैं जानता हूँ, चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो, जो एजुकेशनल मोटिव है, जिसका एजुकेशन प्रोवाइड करना, वो फार बेटर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूज कर रही है। The significant change in the competitive climate has taken place in the educational environment.
Hence they are adopting different strategies for attracting best students. आपको पता ही है एजुकेशन में आजकल सबसे ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, तो आप इनोवेशन करेंगे या कोई भी तरह का मोटिवेशन प्रोवाइड करेंगे तो आप क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर सकेंगे ताकि आपकी कोर कॉम्पिटेंसी क्रिएट हो सके और आप आपका जो कॉम्पिटिटर है उसको आउट परफॉर्म कर सके. The academic institution have also joined hands with industries in order to deliver. मतलब ये क्या हो रहा है, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है, मतलब आपके 11-12 के बाद जो भी आप ग्रेजुएशन करेंगे उनके जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने अभी से ही जो छोटे लेवल पे एजुकेशन सिस्टम है उनसे हाथ मिला लिया है ताकि मोर एम्प्लॉय, मतलब आप 11-12 से निकल के डायरेक्ट कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में चल जाएंगे जिससे आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो ईजिली हो सके. The educational delivery system has also undergone considerable changes with the introduction of computers. टेक्नोलॉजीज़ की वजह से जो भी आपके चेंजेस हैं इन फ्यूचर वो ज़्यादा अच्छे होंगे, वो एक्सेप्टेबल होंगे. ऑनलाइन कॉलेजेस भी हो गए हैं आजकल, ऑनलाइन कॉलेज की डिग्री भी मिलना चालू हो गई है जो कि एक थ्रेट प्रोवाइड करती है ट्रेडिशनल कॉलेजेस को. क्यों, आजकल बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस बन चुके हैं, इग्नू है आपका, वो कहीं भी बैठे आप वो कॉलेज कर सकते हैं. आपको क्या करना है, ऑनलाइन आपको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, आप एग्ज़ाम भी ऑनलाइन लिख सकते हैं, आपको वहाँ फिजिकली प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है. Thus, finding the right strategy to sustain the changes is what these educational institutions are working on. मतलब ये बहुत एक important line है. Thus, finding the right strategy to sustain the changes is what these educational institutions are working on. मतलब जो भी in future चेंजेस होने वाले हैं, अगर आपको वो सस्टेन करना है, मतलब आपको अपनी फर्म, अपनी इंडस्ट्री में ज़िंदा रहना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो चेंजेस को सस्टेन करना पड़ेगा और उनको आपके कॉम्पिटिटर्स को आउट परफॉर्म करना पड़ेगा. कैसे, अपॉर्चुनिटीज़, जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है इन द सेंस, मतलब टेक्नोलॉजी के सेंस में इनोवेशन को, वो आप क्रिएट करेंगे, ग्रैब करेंगे और आप सस्टेन करेंगे और सस्टेन के साथ साथ जो आपकी कॉम्पिटिटर कंपनी है उसको आप आउट परफॉर्म करेंगे. Medical organizations. Modern hospitals are creating new strategies today as advances in the diagnosis. Medical organization का कैसे होगा, आपको पता होगा पहले कोई भी बीमारी होती थी उससे इंसान मर जाता था, बट आजकल के ज़माने में हर बीमारी का ट्रीटमेंट है A to Z. आप कैंसर का ले लीजिए, आपका लेवल 3 का, लेवल 4 का हो, बट वो क्योर हो सकती है. हाँ, ये है कि आपको टाइम लगेगा, बट आप ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो कोई भी आपका डिजीज़ जो है वो क्योर कर सकती है. और आजकल ये भी हो रहा है, जो हॉस्पिटल्स हैं वो आपके घर में ही लग जाते हैं एक तरह से, मतलब आपको हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत नहीं है, आपके जो बेडरूम है, आपका जो घर है, उसी में ही आप पूरा हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाता है. आजकल एक पूरा एम्बुलेंस जो होती है उसमें पूरा एक मोबिलाइजिंग टेम्परेरी आपका हॉस्पिटल होता है एक तरह से. पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज हैव स्टार्टेड कलेक्टिंग डोर टू डोर सैंपल्स. आपको पता है कि डॉक्टर बीलाल हो गया, पैथ लैब्स हो गई, वो क्या करती हैं, डोर टू डोर सैंपल्स क्रिएट करती है, फार्मा कंपनी है उनके थ्रू. User friend, chronic care will require day treatment facilities, electronic monitoring at home, user friendly ambulatory services, decentralized services networks and laboratory testing. इसमें क्या होता है, वही चीज़ें हैं कि डिसेंट्रलाइज सर्विस होगी. डिसेंट्रलाइज मतलब वो बांट दी जाएंगी टुकड़ों में. एम्बुलेटरी सर्विसेज मैंने आपको बताई था, पूरा जो एम्बुलेंस है उसकी कंप्लीट सर्विस जो हॉस्पिटल में होती है वो एक एम्बुलेंस में आ जाती है. एंड लेबोरेटरी टेस्टिंग, जो भी आपकी टेस्टिंग आप करवा रहे हैं डोर टू डोर में, वो लेबोरेटरी में जाके जल्दी से जल्दी आजकल आपका टेस्टिंग कंप्लीट हो जाता है. अगर आपको अच्छा करना है इन फ्यूचर किसी हॉस्पिटल को, तो उसको कोलैबोरेशन करना पड़ेगा किसके साथ, फिजिशियंस के साथ. रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम अक्यूट टू क्रॉनिक केयर इन होम एंड कम्युनिटी सेटिंग्स. वही है, आपको रिसोर्सेज रीएलोकेट करने पड़ेंगे ताकि कोई भी क्रॉनिक केयर किसी को चाहिए होगा तो वो आप जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर सकें.
बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजीज मतलब आपका एक हॉस्पिटल में मेन क्या काम होता है, ट्रीटमेंट का, बस उसके अलावा भी जो काम होते हैं जैसे एम्बुलेंस सर्विसेज, वेस्ट डिस्पोजेबल सर्विसेज, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, मतलब ये कोई भी आपका ऐसा काम जिससे आपका इफेक्ट हो रहा है आपकी कम्युनिटी, आपकी जो मेन प्राइम आपका कोर बिजनेस है वो इफेक्ट हो रहा है, उसे क्या कहेंगे, बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजीज आप क्रिएट करेंगे ताकि वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट हो सके। डायग्नोस्टिक सर्विसेज मतलब जो भी आप डायग्नोस्टिक सर्विसेज जिसमें यूज होती हैं वो प्रॉपरली आप दे सकें। मिलियंस ऑफ पर्सन रिसर्च मेडिकल एलिमेंट्स ऑनलाइन which is causing a dramatic shift in the balance of power between doctor patient and hospitals। वही बात है, इतनी सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया तो वो क्या कर रहा है, एक बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट कर रहा है डॉक्टर पेशेंट और हॉस्पिटल्स के बीच में। The whole strategic landscape of healthcare is changing because of the internet। जो एक इंटरनेट है वो क्या कर रहा है, पूरा जो मेडिकल साइंस जिस तरह यूज होता था वो पूरा कंप्लीटली चेंज हो रहा है। और ये क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है, ये नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रहे हैं, जैसे कि द 10 मोस्ट सक्सेसफुल हॉस्पिटल स्ट्रैटेजीज टुडे आर प्रोवाइडिंग फ्री स्टैंडिंग आउट पेशेंट सर्जरी सेंटर्स। मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो अच्छे काम भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जब एक मार्केट प्लेस एक अपना क्रिएट कर लेते हैं तो आपको अपनी एक गुडविल भी इंक्रीज करनी होती है। उसके लिए क्या कर रहे हैं, वो फ्री स्टैंडिंग आउट पेशेंट सर्जरी सेंटर्स बना रहे हैं, फ्री डायग्नोस्टिक प्रोवाइड करवा रहे हैं, होम हेल्थ सर्विसेज, कार्डियक रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, मतलब वो बहुत सारी आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि जो उनकी CSR है वो कंप्लीट हो सके। गवर्नमेंटल एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट्स, सेंट्रल स्टेट म्यूनिसिपल एजेंसीज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, डिपार्टमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग। अब इसमें क्या है, जो टैक्स पे कर रहे हैं लोग, जैसे अपन जो लोग हैं वो टैक्स पे कर रहे हैं, आपके मम्मी पापा जो हैं वो टैक्स पे कर रहे हैं, तो उनका मोस्ट इफेक्टिव यूज वो पैसे का कैसे होगा, मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे टू प्रोवाइड सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स। मतलब आप मान लीजिए आज मैंने मान लीजिए आपके फादर साहब ने 100 रुपये आज गवर्नमेंट को एज अ टैक्स पे किए, तो ये जो सारी एजेंसीज हैं, पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट्स, वो क्या लग जाती हैं, वो 100 रुपये को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज कर सके, ताकि वो 100 रुपये मैं एक छोटा अमाउंट ले रहा हूँ, वो 100,000 करोड़ हो सकता है, क्योंकि जब 1 करोड़, जब आपकी पूरी जनसंख्या 10 करोड़ लोग टैक्स भरेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा। वो जब एक साथ अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा तो उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे रीएलोकेट करना है वो फंड को कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में। स्ट्रेटेजिक मैनेज कंसेप्ट्स आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड टू इनेबल सम ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्यों यूज हो रहा है, ताकि जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर सकें। जो गवर्नमेंट में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जो ऑटोनॉमी होती है, फ्रीनेस होता है वर्क करने का, वो थोड़ा कम होता है प्राइवेट सेक्टर से। क्यों? क्योंकि आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो आपको डिसेंट्रलाइज मैनर नहीं होता है। आपका जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें डिसेंट्रलाइज मेथड नहीं होता है, मतलब आप लोअर लेवल पे हैं तो आप डिसीजन नहीं ले सकते और टॉप लेवल तक बात पहुँचाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। वेयर एज प्राइवेट में जो होता है, कुछ फर्म्स में डिसेंट्रलाइज हो सकता है कि आप अपने लेवल पे भी कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, और अगर आप ऐसा कोई चीज़ है जिस पर डिसीजन नहीं ले सकते तो आपके पास वो अथॉरिटी रहती है कि आप डायरेक्ट बात कर सके टॉप लेवल मैनेजमेंट से। Public enterprises generally cannot diversify into unrelated businesses or merge with other firms. Governmental strategists usually enjoy little freedom in altering the organizational mission or redirecting objectives. Legislators and politicians often have direct or indirect control over major decisions and resources. ये एक लूप होल है गवर्नमेंट इंडस्ट्री का कि जो आपके बड़े बड़े नेता है, लेजिस्लेचर एंड पॉलिटिशियंस हैं, वो क्या करते हैं, कंट्रोल रखते हैं किन पे, गवर्नमेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है उन पे डायरेक्ट कंट्रोल रखते हैं, जिनसे कॉस्ट इफेक्टिव जो हम कहते हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि मान लीजिए वो 100 रुपये जो दिए ना,
वो ये जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनके पास सिर्फ 50 रुपए पहुंचता है, बाकी का जो 50 रुपए है वो बीच में पॉलिटिशियंस और जो भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनके बीच बट जाता है. But in government agencies and departments are finding that their employees get excited about the opportunity to participate in the strategic management process and thereby have an effect on the organizational mission. मतलब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो क्या चाह रहे हैं, हमारे जो एम्प्लॉय हैं वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का नाम सुनते एक्साइटेड हो. क्यों हो? क्योंकि वो अच्छे से प्लान कर सके. क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अच्छा प्लान करेगी, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम करेगी तो इन फ्यूचर जो एम्प्लॉय होगा उसे भी बेनिफिट मिलेगा. कैसे? आपकी ऑर्गेनाइजेशंस मिशन बना के, आप मिशन बना लेंगे कि हमें इन फ्यूचर क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स आपके क्रिएट होके, स्ट्रैटेजीज बना के, पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन क्रिएट करके. In addition, government agencies are using a strategic management approach to develop and substantiate formal requests for additional funding. कोई भी आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूज कर रहे हैं वो किसी भी पर्पस के लिए होता है. यहाँ क्या कहा गया है? फंडिंग के लिए, एडिशनल फंडिंग के लिए कैसे आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूज कर सकते हैं. तो आपका कंप्लीट चैप्टर हो चुका है. एक बार समरी अपन रीड कर लेते हैं. एक इम्पॉर्टेंट चीज है, हम एक एक लाइन पढ़ रहे हैं यहाँ. क्यों पढ़ रहे हैं हम एक एक लाइन? तब मान लीजिए आपके एमसीक्यू आएंगे, आपके एमसीक्यू 30 नंबर का एमसीक्यू आएगा दोनों पेपर को मिला के, 15 नंबर का एसएम में से आएगा. तो अगर हम एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, आप पूरी वीडियो कंप्लीट पूरी वीडियो देखेंगे तो आप जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो बाय चांस आपका वो जो पेपर में क्वेश्चन है वो आपको थोड़ा सा रिजेंबल हो जाए मेरी वीडियो सुन के. तो हम इसीलिए एक एक वर्ड, एक एक लाइन पढ़ रहे हैं. With the increased competition, the management of business organization has acquired strategic dimensions. मतलब कंपटीशन बढ़ रहा है मार्केट में तो मैनेजमेंट क्या कर रहा है? स्ट्रैटेजिक डायमेंशंस क्रिएट कर रहा है. This chapter begin with the elaboration of the concept of business policy and business strategy. मैंने आपको शुरू में बताया था business policy and business strategy में difference. business policy क्या होती है? आपकी विजन होती है जो आप माइंड में सोचते हैं, whereas जो business strategy होती है वो realistic in nature होता है, जो आप करते हैं business policy को अच्छे से implement करने के लिए. A company's strategy consists of the combination of competitive moves and business approaches that managers employ to please customers. मतलब स्ट्रैटेजी क्या होती है? कंपनी स्ट्रैटेजी क्यों क्रिएट करता है? क्यों करता है? ताकि वो अपने जो कस्टमर्स हैं उनको प्लीज कर सके, मतलब उनको सेटिस्फाई कर सके अकॉर्डिंगली. आपको बताया था मैंने आफ्टर सेल सर्विसेज, फॉर एग्जांपल रिलायंस जो स्टोर है वो आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है. compete सक्सेसफुली मतलब मान लीजिए आपका कॉम्पिटिटर कोई सामान बना रहा है, वही सेम का सामान आप बना रहे हैं, तो या तो आप अपना सामान कम प्राइस पे बेचिए या फिर आप क्वालिटी बढ़ाइए और प्लस कुछ फ्रीबीज प्रोवाइड करिए ताकि आप कोर कॉम्पिटेंसी क्रिएट करें, या फिर कोई प्रोडक्ट ऐसा क्रिएट कीजिए जिसका कोई कॉपी नहीं कर सके और अगर वो कस्टमर्स आपके पास आए तो वो आपका ही प्रोडक्ट मार्केट में सबसे पहले लें. This chapter allocated business policy as a discipline and its transformation to strategic management. It presented a framework for understanding strategic decision making. तो वो क्या कर रहे हैं? strategic decision making को आपको strategic business जो है, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग मतलब आपकी जो स्ट्रैटेजीज क्रिएट हो रही हैं, जो आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो ऐसे डिसीजंस लें ताकि आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके. वो कैसे अचीव हो सके? कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में और इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज हो सके. ये जो मैं आपको कुछ कॉमन वर्ड्स बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जब भी अपना पेपर एसएम का लिख रहे हैं तो आपको लाइन टू लाइन याद नहीं रहेगा, बट ये कीवर्ड्स जो मैं बार बार में यूज कर रहा हूँ ये याद रहेंगे और यही आपको मेन यूज करने हैं. The 3 strategic levels in an organization were discussed. आपके 3 लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट लेवल पे, टॉप लेवल, आपके कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और ऑपरेशनल फंक्शनल लेवल के आपके क्या है? स्ट्रैटेजिक लेवल्स हैं. We further discussed how these managers formulate and implement strategies at their respective levels. तो हमने देखा था कि कैसे
कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, आपके बिजनेस लेवल जो होते हैं वो इंटरप्रेट करते हैं उन पॉलिसीज को, फंक्शनल लेवल पे वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट होती है। Towards the end, strategic management in government and not for profit organizations are also discussed। अभी हमने जस्ट टॉपिक पढ़ा था 1.7 पे कि जो स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादा अच्छे से यूज़ होता है। क्यों होता है? ताकि इन फ्यूचर लॉसेस कम हो सके और ये उनके लिए क्या है, एडिशनल फंडिंग जो उनको मिल रही है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके।